हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके सामने ईवीएस का क्लास 2। थोड़ी देरी हो गई और लेकिन आज फिर हम कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ आए हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली के जो भी अपलोड्स होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारा ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? Which of the following noble gases is not found in the air? Helium, radon, argon, neon. कौन सी ऐसी नोबल गैस है फ्रेंड्स जो वायु में एयर में नहीं पाई जाती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन। रेडॉन जो है ये वायु में नहीं पाई जाती है, क्योंकि रेडॉन जो है ये रेडियो एक्टिव गैस है और ये एयर में नहीं पाई जाती है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 86 और ये अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? मिट्टी तथा चट्टानों में पाई जाने वाली गैस है। ये वायुमंडल में कब बढ़ती है? जब भूकंप की स्थिति होती है ना, तब ये वायुमंडल में बढ़ जाती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा, इसका प्रेजेंस हो जाता है। अदरवाइज ये हमारे एयर में रेडॉन नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, रेडॉन, आर्गन, नियॉन। तो हमारा आंसर होगा रेडॉन। ये हमारे वायु में, एयर में नहीं पाई जाती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? मतलब ये हमारा सारा इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी के हिसाब से घटते हमें कौन से अवरोही क्रम में देखना है? मतलब सबसे पहले किस में ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि सागर, झील, घास का मैदान और मैंग्रोव। दूसरा है हमारा मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील। थर्ड है हमारा मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और सागर। और लास्ट है हमारा सागर, मैंग्रोव, झील, घास का मैदान। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी एक इकोसिस्टम में किस में होती है? ये हम सबको पता है, मैंग्रोव। मैंग्रोव जो वन होते हैं ना, मैंग्रोव्स जो होते हैं ना, वो हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा उत्पादकता में सहायता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंग्रोव, उसके बाद जो स्टेबिलिटी होती है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वो हमारा होता है घास के मैदान में। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा झील, फिर सागर। सागर में सबसे कम इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सागर की गहराई बढ़ने के साथ साथ उत्पादकता कम होती जाती है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और फिर सागर। देखिए मैंग्रोव जो है ना, वो आप जानते हैं कि सर्वाधिक उत्पादकता के लिए ये हमारा फेमस है, क्योंकि मैंग्रोव जो होते हैं ना, ये एक तो दलदली क्षेत्र होते हैं और ये कम ऑक्सीजन में भी अच्छी उत्पादकता करते हैं, अच्छा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ये हम सब जानते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। जो कहाँ है? सुंदरवन का डेल्टा, वेस्ट बंगाल, सुंदरवन का डेल्टा। ये इसकी उत्पादकता इसलिए ज़्यादा होती है ना, क्योंकि इसकी जड़ें नमकीन जल के तलछट में होती है और ये ऑक्सीजन की कम मात्रा में भी जीवित रहते हैं। ये कम ऑक्सीजन में भी जीवित रहते हैं और ये कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए इनका जो प्रोडक्टिविटी होता है, इनका जो उत्पादकता होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात के तटीय इलाके में है, फिर अंडमान निकोबार में है। ओके, मैंग्रोव सबसे पहले हो गया, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और फिर सागर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है?
संयुक्त which international year has the United Nations named the year 2002 Sustainable Development Year, Sanitation Year यानी स्वच्छता वर्ष, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ईयर यानी वन संरक्षण वर्ष, या फिर वाटर कंजर्वेशन ईयर यानी जल संरक्षण वर्ष। तो हमें अच्छे से पता होगा, हमने सुना होगा सतत विकास का वर्ष, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। विच आर द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ? कौन सी मिट्टी? बालू, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर बजरी? बालू यानी सैंड, फिर क्ले सॉयल यानी चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी यानी लोमी सॉयल, और बजरी ग्रेवल। देखिए बालू तो हमें पता है, बालू में तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा। चिकनी मिट्टी नॉट एट ऑल, चिकनी मिट्टी हमारे पॉटरीज के लिए बहुत अच्छी होती है, पर जो लोमी सॉइल है ना, ये हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। क्योंकि दोमट मिट्टी जो होती है ना, लोमी सॉइल जो होती है ना, वो 3 मिट्टियों का एक मिश्रण होता है। कौन कौन सी मिट्टी होती है उसमें? उसमें 40% होती है बलुई मिट्टी, फिर 40% होती है सिल्ट मिट्टी, और 20% होती है चिकनी मिट्टी। 40-40-20 कौन सा रेशियो होता है? 40% होता है आपका बलुई मिट्टी का, 40% होता है सिल्ट मिट्टी का, और 20% होता है आपका चिकनी मिट्टी का। सो पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो आपकी हो गई दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन सनलाइट आर कॉल्ड आतपोतभिद ऑटोफाइट, मरुदभिद ज़ेरोफाइट, छायारागी शैडोफाइल, शैलोदविद फाइलोफाइट। तो देखिए मरुदभिद नाम से ही क्लियर है, ये मरुस्थल में उगेगा। ज़ेरोफाइट छायारागी, छायारागी उस पौधे को बोला जाता है जो कि छांव में उगते हैं, ऐसे पौधे जो कि छाया में रहते हैं, और इनको फोटोफोबस के रूप में भी जाना जाता है, छायारागी पौधों को। तो सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे कहलाएंगे आतपोतभिद, ऑटोफाइट। क्या कहेंगे हम उन्हें? आतपोतभिद। और इन्हें सनस्टोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनस्टोक। और ये होते हैं स्वपोषित पौधे स्वपोषित पौधे। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पौधे या पादपों को कहते हैं हम लोग आतपोतभिद, ऑटोफाइट। इंग्लिश नाम ज्यादा इजी है, ऑटोफाइट। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? So the transition zone between two ecosystem is called biome, बायोटोप, इकोटोन या फिर सियर। सो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, इकोटोन। क्या बोलेंगे? इकोटोन। इकोटोन मतलब होता है फ्रेंड्स, यहाँ दो समुदायों का मिश्रण होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका दलदली भूमि, शुष्क एवं गीले क्षेत्रों का इकोटोन होता है। दलदली जो भूमि होती है वहाँ कैसे होते हैं? नमी वाले क्षेत्र होते हैं प्लस गीले क्षेत्र होते हैं। मैंग्रोव वन हो गया आपका, जिसमें स्थल और समुद्र का मिश्रण है, तो वो भी एक इकोटोन है, स्थल और समुद्र का इकोटोन। फिर घास का मैदान हो गया जिसमें रेगिस्तान प्लस जंगल, रेगिस्तान और जंगल वाले जो क्षेत्र होते हैं, मिक्स क्षेत्र होते हैं, उसको कहते हैं, उसको घास के मैदान को भी इकोटोन बोलेंगे। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को बोलेंगे हम इकोटोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? Which of the following is the most stable ecosystem? मरुस्थल, पर्वत, महासागर और वन।
तो जो हमारा सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होगा वो हमारा होगा महासागर का। कौन सा होगा? सबसे स्टेबल इकोसिस्टम हमारा कौन सा होगा? महासागर। ऑप्शन नंबर सी, ओशन, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पोषण चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। द न्यूट्रिएंट साइकिल दैट इज ड्रिवन डायरेक्टली बाय सनलाइट। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। बी, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। सी, सल्फर चक्र, सल्फर साइकिल। डी, फास्फोरस चक्र, फास्फोरस साइकिल। तो जो सूर्य के प्रकाश में सीधे संचालित होता है उस चक्र को हम बोलेंगे, एनी गेसेस? कोई गैस? यस, कार्बन चक्र। कार्बन चक्र जो होता है ना वो सूर्य के प्रकाश में सीधे संचालित होता है और ये एक तरह का भू रासायनिक चक्र भी है। ठीक है, क्या है ये? भू रासायनिक चक्र, क्योंकि यहाँ पे जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल सबका एक मिश्रण होता है। सूर्य के प्रकाश में संचालित होने वाले पोषक चक्र को हम बोलेंगे कार्बन चक्र। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। अब कहीं कोई प्रॉब्लम आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कहीं अगर कुछ गलतियां हो रही है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी हमारा नेक्स्ट हमारा अपडेट हो, नेक्स्ट हमारा वीडियो हो, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? विच इज द मिनरल used in alkaline soil improvement? Number 1, feldspar. Number B, calcite. Number C, magnetite. And number D, pyrite. So any guesses? इसका क्या आंसर होगा? क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाले खनिज कौन सा है? उपयोग होने वाले खनिज कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाइराइट। पाइराइट यानी आयरन पाइराइट। ठीक है, जो कि क्षारीय मृदा के सुधार में प्रयुक्त होता है। अब देखिए, क्षारीय मृदा है जो अल्काइन सॉइल है, उसका बहुत जगह लोकल नेम्स भी होता है, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे यूपी है, यूपी में जो ऊसर मिट्टी है, रेहला मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो एक तरह का अल्काइन सॉइल है, क्षारीय मिट्टी है। जैसे पंजाब है, पंजाब में कलर मिट्टी जो होता है। मुंबई है, मुंबई में चोपन मिट्टी जो होती है, चोपन मृदा जो होती है, ये सब एक तरह की क्षारीय मृदा है, क्षारीय मिट्टी है। और इसके सुधार में प्रयुक्त होने वाला मिनरल है पाइराइट, आयरन पाइराइट। नेक्स्ट हमारा है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ मिलता है? शांत घाटी, केरल में। केरल में जो है हमारा, नीचे हम जब साउथ में जाते हैं, पश्चिमी घाट केरला, सो वहाँ वो जो शांत घाटी, उसको सूरमा घाटी, कश्मीर घाटी, या फिर फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, कश्मीर वैली, सूरमा वैली और शांत वैली। तो सर्वाधिक जैव विविधता हमें याद रखना होगा, ये शांत घाटी केरला में पाई जाती है। इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये नाम भी याद रखेंगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जो केरला में पश्चिमी घाट में है। ठीक है, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एक ही स्थान पर जो अलग अलग वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं ना, उसे कहा जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। सो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है हमारा कहाँ पे? शांत घाटी केरल में। और इसको, ये बायोडाइवर्सिटी जो नाम है वो किसने दिया था? वो 1985 में वॉल्टर जी रोजेन ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद 1916 में आर्थर हैरिस ने बताया था। आई होप क्वेश्चन सरल हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
और आप सब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अखबार में यानी न्यूज़पेपर में कौन सा विषैला तत्व होता है? ये तो हम सब जानते हैं, बोलते हैं ना कि ये न्यूज़पेपर का पेपर हमें कभी खाने में यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी उसमें हमें ऐसे चपाती फोल्ड करके नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो इंक होता है या जो पेपर होता है उसमें कौन सा विषैला तत्व होता है? उसमें होता है ऑप्शन नंबर बी, लेड। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पारा, लेड, मैग्नीज और कैडमियम। सो उसमें कौन सा होता है, कौन सा जो ये हानिकारक तत्व होता है? उसमें होता है हमारा लेड। लेड यानी सीसा, ठीक है। इसीलिए अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? लेड। ऑप्शन नंबर बी, लेड। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषण दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। Fly ash is a pollutant combustion product obtained by burning। किसको जलाने से प्राप्त होता है? कोल यानी पत्थर के कोयले को, फिर चारकोल यानी लकड़ी के कोयले को, फिर डीजल या मिट्टी के तेल को, या फिर जो सीएनजी गैस है उसके यूज से हमारा फ्लाई ऐश नाम का पोल्यूटेंट बढ़ता है। किससे बढ़ता है? एनी गेसेस? ऑप्शन नंबर ए, यस, ऑप्शन नंबर ए, कोल यानी जो पत्थर का कोयला जलता है ना, उससे हमारा फ्लाई ऐश जो एक पोल्यूटेंट है, प्रदूषक है, वो हमारा एयर में, एनवायरनमेंट में सक्रिय होता है, बढ़ता है। ठीक है। सो आज हमारा इतना ही क्वेश्चन है, हम कल फिर जल्दी ही मिलेंगे। एक दिन का बीच में गैप हो गया कुछ कारणों की वजह से। बाकी और भी हमारे पास कुछ हिस्ट्रीज, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, अगर वैसी नीड है, ज़रूरत है, आप हमें ज़रूर बताएं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, लाइक बीपीएससी है, बीपीएससी 4.0 है, प्लस देन यूपीपीसीएस का आरओ एग्ज़ाम्स है, देन यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्ज़ाम्स होने वाला है। सो ये सब क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में आपको बहुत सहायता करेंगे। आप ये सब क्वेश्चंस को रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। धीरे धीरे क्वेश्चंस और भी हम स्टेटमेंट टाइप में लेकर आएंगे, स्टेटमेंट एंड रीज़न, एसर्टेन एंड रीज़न, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। ईवीएस का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हमारा, सो वो सब भी हम कवर करेंगे। बाकी आपकी जो भी नीड है, जो भी आवश्यकता है, आपको जहाँ जो भी चीज़ की ज़रूरत लग रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।